जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज बात करेंगे रामगढ़ के उपचुनाव की और 1932 के खतियान पर आधारित उस विधेयक की जिसे राज्यपाल रमेश बैस ने वापस कर दिया है। और खबर यह है कि राज्यपाल के पास भेजे जाने से पहले ही झारखंड के लॉ डिपार्टमेंट ने, विधि विभाग ने बता दिया था कि इस विधेयक में जो प्रावधान है वो असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा, जबकि वो जानती थी कि विधेयक वापस आने वाला है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट से मुझे बताते रहिए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। शुरुआत करते हैं रामगढ़ के उपचुनाव से। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी तपिश परवान चढ़ने लगी है। 27 फरवरी को यहां वोट डालने जाने हैं और कुर्मी बहुल इस विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। आंकड़ों पर गौर करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या करीब 90,000 है। इसके बाद सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है कुर्मियों के बाद वे हैं वैश्य, जिनकी संख्या 40,000 के आसपास है। इसके बाद मुस्लिम मतदाता आते हैं जिनकी संख्या करीब 35,000 है। 20,000 के करीब आदिवासी वोटर हैं, 15,000 शेड्यूल कास्ट के वोटर हैं और सवर्ण यानी फॉरवर्ड कास्ट के मतदाताओं की संख्या करीब 20,000 है। झारखंड अलग राज्य के बनने के बाद से ही इस सीट पर महतो उम्मीदवार हावी रहे हैं, उनका दबदबा रहा है और इस बार भी इस सीट पर मुख्य मुकाबला महतो मतदाताओं के बीच ही होना तय माना जा रहा है, क्योंकि आजसू ने आज घोषणा कर दी है कि रामगढ़ सीट से उसकी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी होंगी। सुनीता देवी चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है, जो गिरिडीह से आजसू के सांसद हैं। सुनीता देवी ने 2019 का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब भाजपा और आजसू अलग अलग लड़े थे और सुनीता देवी और भाजपा के उम्मीदवार दोनों ही हार गए थे और ममता देवी कांग्रेस के टिकट से यहाँ चुनाव जीत गई थी। फिलहाल ममता देवी को एक मामले में सजा हो गई है, उनकी विधायकी चली गई है और इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों रजरप्पा के दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा था कि रामगढ़ सीट से महागठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा और कांग्रेस का ही प्रत्याशी होगा। तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ममता देवी के पति बजरंग महतो ही पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि इसमें भी एक पेच है, क्योंकि बजरंग महतो के भाई और ममता देवी के देवर यह मांग कर रहे हैं कि टिकट उन्हें दिया जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में उनकी बदौलत ही ममता देवी को जीत मिली थी। तो मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। आजसू को यह उम्मीद है कि भाजपा समर्थन करेगी। हालांकि भाजपा ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं, लेकिन दीपक प्रकाश जो यहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अभी यह तय करने में वक्त लगेगा कि कौन उम्मीदवार होगा। क्या आजसू के साथ मिलकर भाजपा साझा उम्मीदवार देगी या उसका कुछ और उसकी मंशा है। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि अभी पार्टी ने कुछ तय नहीं किया है। हालांकि भाजपा आजकल कुछ तय नहीं कर पाती है समय पर। यहाँ तक कि दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 25 फरवरी को और उनकी कार्य समिति आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो भाजपा में आजकल क्या चलता है यह बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो यही है, रामगढ़ उपचुनाव 27 फरवरी को होना है और अभी तक की स्थितियों को देखें तो वहां फिलहाल महागठबंधन का दावेदारी मजबूत दिखाई देती है, अगर स्थितियां परिस्थितियां कुछ बदल न जाएं। क्योंकि एक जयराम महतो भी हैं जो उभरते हुए यहाँ के नेता हैं और उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि महतो वोटरों में कुर्मी समाज में उनकी काफी तेजी से लोकप्रियता बढ़ी है और इतनी बढ़ी है कि वो रुख मोड़ सकते हैं हवाओं का। तो ये थी रामगढ़ उपचुनाव की बात। अब बढ़ते हैं 1932 के खतियान की तरफ। कल यानी 2 फरवरी को संथाल परगना प्रमंडल स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड दिवस समारोह मनाया गया। दुमका में यह समारोह मनाया गया और इसमें कुल 47 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की मौजूदगी में इन प्रस्तावों को पारित किया गया। और इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव है उसमें 1932 पर आधारित स्थानीयता नीति घोषित करने और झारखंड में तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर पूरी तरह से झारखंड के स्थायी निवासी या जो जमाबंदी रैयत हैं उनके वंशजों के लिए ये तीसरे और चौथे दर्जे की जो नियुक्तियां हैं उनको आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। और साथ ही सीएए और एनआरसी को झारखंड से खारिज करने की बात भी कही गई इन प्रस्तावों में। हम सब जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लंबे समय से 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाने की मांग कर रहा है और यह जेएमएम का प्रमुख चुनावी मुद्दा भी है। लेकिन क्या हेमंत सरकार सचमुच इस मामले में गंभीर है या इस मामले में सिर्फ राजनीति हो रही है? मैंने पहले भी इस मामले को उठाया था कि जब 1932 के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी थी और कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी 2013 में, और उस समय केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और गवर्नर भी उनके अनुकूल थे। तब 1932 के खतियान पर आधारित नीति क्यों नहीं लाई गई? उस समय उनको किसने रोका था? ये सवाल मैंने किया था, जो बहुतों को अच्छा नहीं लगा था। कई दर्शकों ने भी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया मुझे दी थी। लेकिन ये सवाल अपनी जगह आज भी खड़ा है कि क्या 32 सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस कभी भी 1932 की बात नहीं करती। आपने कभी किसी कांग्रेस के नेता को खड़े होकर मुखर होकर यह बोलते हुए नहीं सुना होगा कि वह 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति या स्थानीय नीति की पक्षधर है। ऐसे में जब ऐसी कोई कोशिश होती है तो कांग्रेस की मंशा जिसमें है साफ झलक जाती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि धनबाद में शिबू सोरेन ने कहा था 1932 का मामला उन्होंने उठाया था और इसके बाद कुछ खबरें छपी थी अखबारों में जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने हेमंत सोरेन सरकार को यह संदेश दिया है कि इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी नहीं की जाए और इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए। ऐसी भी खबरें आई थी कुछ दिन पहले। तो ऐसे में 1932 पर राजनीति नहीं हो रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इस इन खबरों के बीच की जब झारखंड सरकार के विधि विभाग ने जो कहा था कि विधेयक असंवैधानिक है, इसके बावजूद इसको राजभवन को भेज दिया गया। तो 1932 के मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है, यह सवाल किया जाना चाहिए सरकार से। और यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि खबर है कि राज्यपाल के पास भेजने से पहले ही विधि विभाग ने, झारखंड सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने खतियान विधेयक को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। यानी राज्यपाल रमेश बैस ने इस विधेयक को असंवैधानिक नहीं बताया, बल्कि झारखंड सरकार के ही विधि विभाग ने, लॉ डिपार्टमेंट ने इसको असंवैधानिक बता दिया था। और इसी बात को राजभवन ने विधेयक को सरकार को लौटाते वक्त हूबहू कोट कर दिया था। आज झारखंड के जो एक प्रमुख अखबार है प्रभात खबर, उसने खबर दी है, उसके हिसाब से 11 नवंबर को विधानसभा में स्थानीयता का विधेयक पारित किया गया था। पहले विधेयक को हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद इसे 11 नवंबर को विधानसभा में पारित करने के लिए पेश किया गया। विधानसभा में इस विधेयक में एक संशोधन कर दिया गया और यह संशोधन था एक प्रावधान के रूप में, यानी एक प्रावधान के रूप में एक संशोधन इसमें जोड़ा गया विधेयक के खंड 6 में। विधेयक के खंड 6 में 6 क नाम से एक प्रावधान जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि झारखंड राज्य में तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां स्थानीय लोगों को ही दी जाएंगी और इस संशोधन के साथ यह विधेयक पारित कर दिया गया। यानी पहले जो विधेयक था उसमें तीसरे और चौथे दर्जे के पदों को इसमें जोड़ने की बात नहीं थी 1932 के खतियान में। इसको विधानसभा में विधेयक रखते के समय जोड़ा गया। तो मूल विधेयक के प्रारूप में इसको नियोजन के साथ नहीं जोड़ा गया था। तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियों से इसे जोड़ देने का मकसद ये था कि बिना नौकरियों के, बिना नियोजन के स्थानीय नीति लाने का कोई फायदा किसी को नहीं होता, इसलिए इसको नियोजन के साथ जोड़ा गया और यह विधेयक संशोधन के साथ पारित हो गया। और पारित होने के बाद इस विधेयक को झारखंड सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को लौटा दिया गया। कार्मिक विभाग को जब यह विधेयक मिला तो उसने इसे समीक्षा के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेज दिया। लॉ डिपार्टमेंट ने इसकी समीक्षा की और पाया कि यह असंवैधानिक है। उसने लिखा, लॉ डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसलों को उदाहरण के रूप में अपनी राय में लिखा
और ये वही मामले हैं जिनका उल्लेख राजभवन ने विधेयक को सरकार को वापस करते समय अपनी विज्ञप्ति में भी लिखा था। इसमें एसवीएस नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश व अन्य का मामला प्रमुख था, जिसमें 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। इसके अलावा सी लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश, केशवानंद भारती केस, वामन राव बनाम भारत सरकार मामला, एसआर चौधरी बनाम पंजाब सरकार, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब और सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड सरकार के मामलों में कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसलों को भी नजीर के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। और विधि विभाग ने इन फैसलों के हवाले से लिखा, जो कि संशोधन किया गया स्थानीय नीति में, यानी जिस प्रकार से इसे नियोजन से जोड़ा गया है वह न्यायालयों के फैसलों के अनुरूप नहीं है, यह विधि विभाग ने कहा। और विभाग ने विधेयक में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए यह भी लिखा कि संशोधन का तात्पर्य है कि तीसरे और चौथे दर्जे के पद पर स्थानीय लोगों के लिए जो आरक्षण है वो 100% हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि अन्य नागरिकों के अलावा झारखंड में जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और पिछड़े वर्ग के वैसे लोग रहते हैं जिनके पास इस खतियान वाला मामला जो परिभाषा है वो उसमें अगर नहीं आते हों तो ये तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियां नहीं कर सकेंगे। जैसा मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा उठा रहे हैं कि कोल्हान में 1932 का खतियान किसी के पास नहीं है, तो ऐसे में यहाँ के लोग, स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे। तो इसी आधार पर विधि विभाग ने भी अपनी टिप्पणी दी कि 100% आरक्षण हो जाएगा और ये असंवैधानिक हो जाएगा। तो विधि विभाग ने संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ बताया और यह भी कहा कि स्थानीयता के आधार पर नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है। राज्य सरकार या विधानसभा इसके आधार पर नौकरियों को आरक्षित करने का कानून नहीं बना सकते हैं। और साथ ही विधि विभाग ने इस विधेयक की समीक्षा के दौरान 5वीं अनुसूची में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताते हुए भी कहा था कि 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के क्लॉज 1 में राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह शेड्यूल एरिया में किसी कानून को लागू होने से रोक सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब झारखंड सरकार के विधि विभाग ने साफ कर दिया था कि विधेयक में नौकरियों से संबंधित जो प्रावधान जोड़ा गया वो अधिकार विधानसभा के पास है ही नहीं, वो अधिकार संसद के पास है, यानी सरकार को जब यह पता था कि वह कोई असंवैधानिक काम करने जा रही है तो इसमें पहले से क्यों नहीं सुधार कर लिए गए। राज्यपाल को भेजने से पहले अगर इसमें विधि विभाग ने जो टिप्पणी की थी उसके हिसाब से सुधार कर लिए जाते तो राज्यपाल को यह बिल लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी हालत में इस बिल को राज्यपाल के पास क्यों भेजा गया, जबकि सरकार यह जानती थी कि विधि विभाग के नोट को देखने के बाद राज्यपाल कभी इस बिल को मंजूरी नहीं देंगे या उसे केंद्र सरकार के पास भी नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में यह क्यों नहीं मान लिया जाना चाहिए कि सरकार सिर्फ राज्य के भोले भाले लोगों की भावना से खेल रही थी? क्या यह सवाल नहीं है? हालांकि झारखंड के पढ़े लिखे युवा और छात्र जो इस बात को समझते हैं और 1 फरवरी को हजारीबाग में नियोजन नीति आक्रोश महाआंदोलन में छात्र नेताओं ने सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाया, उन्होंने विकल्प भी सुझाए। तो ये बात अब सब जान रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। अब झारखंडियों को यह सोचना है कि सरकार इसमें कितना फेयर खेल रही है या कितना फाउल खेल रही है। झारखंड में तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर झारखंडी लोगों को नौकरी मिले, इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। यह झारखंडी लोगों का अधिकार है, यहाँ के रहने वाले लोगों का अधिकार है, यहाँ के बाशिंदों का अधिकार है कि झारखंड में कम से कम तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर उनकी नौकरी हो, उनके बच्चों की नौकरी हो, उनका हक हो। लेकिन यह हक उन्हें प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से दिया जाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जनता की भावनाओं को भड़काकर, बाहरी भीतरी का नारा देकर और वोट के लिए कोई ऐसा राजनीतिक खेल नहीं खेला जाना चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाए, गर्त में चला जाए। तो सरकार अगर सच में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है तो उसे जल्दी ही इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जो यहाँ के स्थानीय युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, मूलवासी युवाओं को, झारखंडी युवाओं को भरोसे मिले, उनमें विश्वास पैदा करे। आज जनमन की बात में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
नमस्कार।